तो डियर फ्रेंड्स, पेंशन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ पेंशन, पेंशन क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता व्हाट इज पेंशन, कहता पेंशन इज ए लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट बेनिफिट पेड मंथली टू ए रेलवे सर्वेंट ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। यानी पेंशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि जिसको जब तक जो कर्मचारी रिटायर करता है वो जब तक जिंदा रहता है जब तक उसको पेंशन मिलते रहता है। एंड पेड मंथली टू ए रेलवे सर्वेंट ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, और सर्विस से रिटायर होने के बाद मंथली उसे एक वेतन दिया जाता है जिसे पेंशन नाम दिया गया है। कहता है कि द पेंशन स्कीम इन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन 1947, यानी रेलवे में 1957 में पेंशन स्कीम लाया गया एंड मेड कंपलसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन एंड आफ्टर 16/11/1957, यानी 16 नवंबर 1957 के बाद और उस समय से यानी 1957 से जो भी कर्मचारी ज्वाइन किया रेलवे में उसे क्या पेंशन का सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कहता ऑल दोज रेलवे एम्प्लॉयज हु वेयर अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 16/11/1957 अप टू 31/12/2003 आर कंपल्सरी गवर्न बाय पेंशन स्कीम, यानी 16 नवंबर 1957 के बाद जो कर्मचारी ज्वाइन किया उसे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रखा गया, और कब तक 31/12/2003 तक। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 1/1/2004 से जो एनपीएस स्टार्ट किया गया उसके अंतर्गत लोग आते हैं। जो कर्मचारी 31/12/2003 के बाद यानी 1/1/2004 से जो ज्वाइन किया रेलवे में या किसी भी जॉब में डिफेंस छोड़कर, तो उसे एनपीएस के तहत रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि द एम्प्लॉय हु वेयर इन सर्विस ऑन 1/4/1957 और वेयर अपॉइंटेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/1957 टू 15/11/1957 वेयर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू इलेक्ट फॉर पेंशन स्कीम बाई 31/3/1958। डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट उतना हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि पेंशन इज ए सोशल सिक्योरिटी टू एन एम्प्लॉय। कहता है कि पेंशन जो है वो एक एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी है, यानी सामाजिक सुरक्षा है। इसको आप याद रखिएगा, एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेंशन, तो पेंशन इज ए सोशल सिक्योरिटी टू एन एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट, entitlement to pension commence on completing of 10 years qualifying service. A railway servant who has completed less than 10 years qualifying service is entitled to a service gratuity। यानी यहाँ कह रहा है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी है वो 10 साल का सेवा अपना रेलवे दे चुका है अपना सेवा, तो ये रेलवे सर्वेंट हुआ कंप्लीटेड लेस देन 10 ईयर्स, और जो 10 वर्ष से कम सेवा दिया तो उसे ग्रेच्युटी दिया जाएगा। इज इंटाइटल टू ए सर्विस ग्रेच्युटी, यानी ग्रेच्युटी जो मिलता है रेलवे में वो 10 साल से नीचे के भी सर्विस का सेवा काल है तो उसे मिलेगा। और पेंशन के लिए वो हकदार कब से हो जाता है, यदि वो 10 साल तक जॉब कर लेता है रेलवे में तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कि सेसेशन फ्रॉम रेलवे सर्विस। सेसेशन मीन्स होता है समाप्ति, यानी रेलवे सर्विस से समाप्ति यानी रिटायरमेंट। कहता है नॉर्मल रिटायरमेंट यानी जिसको बोला जाता है सुपरनुएशन पेंशन। सुपरनुएशन पेंशन, इसको याद रखिएगा कि सुपरनुएशन पेंशन का मतलब क्या होता है कि वो नॉर्मल रिटायरमेंट कर रहा है, यानी ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर, यानी जब कोई कर्मचारी या एम्प्लॉय 60 ईयर्स का जब उसका एज हो जाता है और तब वो रिटायर करता है तो उसे सुपरनुएशन पेंशन का नाम दिया गया। यानी यदि सुपरनुएट हो रहा है दैट मीन्स आप समझ जाइए कि वो नॉर्मल रिटायरमेंट ले रहा है और अपना एज 60 ईयर्स पूरा कर चुका है, अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट। और नॉर्मल रिटायरमेंट के अलावे क्या होता है कि पेंशन होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पेंशन बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ पेंशन। जैसे फर्स्ट पेंशन का जो हम लोग देखें कि सुपरनुएशन पेंशन, तो सुपरनुएशन पेंशन में क्या होता है कि वो नॉर्मल रिटायरमेंट लेता है, यानी एज 60 ईयर्स जब पूरा कर लिया होता है तो उसे बोलते हैं सुपरनुएट
पेंशन या सुपरनुएशन पेंशन। एंड दूसरा जो है वो है इनवैलिड पेंशन। अब इनवैलिड पेंशन क्या है कि इनवैलिड पेंशन मीन्स द पेंशन ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन सफरिंग फ्रॉम contagious disease or a physically disability which affected the efficient discharge of his duty। यानी इनवैलिड पेंशन कहने के सेंस ये हुआ कि यदि कोई एम्प्लॉय को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई कॉन्टेजियस डिजीज हो जाता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाता है, तो उसे इनवैलिड पेंशन देकर रिटायर कर दिया जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट है तीसरा कॉम्पेंसेशन पेंशन यानी क्षतिपूर्ति पेंशन। कहता कॉम्पेंसेशन पेंशन मीन्स द पेंशन ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु इज डिस्चार्ज फ्रॉम रेलवे सर्विस ड्यू टू एवोल्यूशन टू ए परमानेंट पोस्ट। यानी यदि जब कोई परमानेंट पोस्ट का एवोल्यूशन कर दिया जाता है यानी समाप्त कर दिया जाता है तब तो उसका नौकरी गया, तो उस स्थिति में जो पेंशन दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन पेंशन। इसका नाम ही है क्षतिपूर्ति पेंशन। ओके। एंड लास्ट वन जो है वो है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन क्या है कि दिस इज गारंटेड टू द एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड ऑन कंप्लीटिंग ऑफ 30 years ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस आइदर एट देयर ऑन ऑप्शन और ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 months नोटिस फॉर सच रिटायरमेंट इज नेसेसरी। यानी रिटायरिंग पेंशन वैसे एम्प्लॉय को दिया जाता है जो अपना 30 years का सेवा अपना दे चुका है और उसे रिटायरिंग पेंशन लेने के लिए उसे डिपार्टमेंट को बिफोर 3 months नोटिस देना पड़ता है। ओके। चलिए आगे देखते हैं कि आगे है क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है कि क्वालिफाइंग सर्विस इज द नंबर ऑफ completed 6 monthly period of service is taken into account for determining the amount of pensionary benefits। यानी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है कि इज द नंबर ऑफ completed 6 monthly period of सर्विस। यदि 6 month का पीरियड वो पूरा कर लिया होता है अपने सर्विस के दौरान, इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, तो वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ पेंशन डिपेंड्स अपॉन द नेट क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। यानी जो पेंशन का जो अमाउंट डिपेंड करता है वो क्वालिफाइंग सर्विस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने सेवा काल तक सर्विस दिया। एंड नेक्स्ट वन है कि फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ए फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इक्वल टू 3 months और मोर शैल बी ट्रीटेड एज कम्प्लीटेड ऑन हाफ ईयर पीरियड। यानी क्वालिफाइंग सर्विस का जो डिटरमाइनिंग किया जाएगा वो किया जाएगा कि फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इक्वल टू 3 months, 3 months के उसका फ्रैक्शन के इक्वल होगा। एंड मोर शैल बी ट्रीटेड एज कम्प्लीटेड ऑन हाफ ईयर पीरियड, और यदि मोर शैल बी ट्रीटेड एज कम्प्लीटेड ऑन हाफ ईयर पीरियड, और वो इस दौरान के हाफ ईयर पीरियड को पूरा करता है तो उसे कैलकुलेटिंग किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में। क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 9 years एंड 9 months इट शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years। यानी क्वालिफाइंग सर्विस क्या, यदि 10 years किसको बोलेंगे, यदि कोई कर्मचारी 9 साल की सेवा 9 साल 9 month यानी 9 years एंड 9 months की सेवा पूरा कर लिया होता है तो उसे हम लोग 10 years के रूप में कैलकुलेट किया जाता है या करेंगे। अब है राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अब राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्या है कि लेस देन 3 months नील, यानी मोर देन 3 months बट लेस देन 9 years, यानी जो 9 years से कम रहे या 3 months से ज़्यादा रहे, है ना, तो वो जैसे कि 3 months से कम रहेगा तो नील माना जाएगा। एंड मोर देन 3 months बट लेस देन 9 years तो वो क्वालिफाइंग माना जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी एक एम्प्लॉय को कितना मिलता है, तो टोटल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड Rs 20 लाख। यानी किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के रूप में जो मिलने वाला एमोलमेंट होता है वो 20 लाख से ज़्यादा किसी भी स्थिति में पार नहीं कर सकता है। एन एंटायर ग्रेच्युटी विल बी विथहेल्ड इन केस ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट वैकेट द रेलवे एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हिम एंड ऑल्सो इन केस वेयर एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। यानी
इंटायर ग्रेचुइटी विल बी विथ हेल्ड, वापस ले लिया जाएगा। किस स्थिति में वापस ले लिया जाएगा? तो वैसे कोई एम्प्लॉय जो रेलवे एकोमोडेशन यानी रेलवे क्वार्टर लिया हो लेकिन उसको सरेंडर नहीं किया हो, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशरी प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, तब उस कंडीशन में उसका जो ग्रेचुइटी है वो वापस ले लिया जाता है। अब डेथ ग्रेचुइटी क्या है और कैसे इसको तैयार किया जाता है? कहता है इट इज़ ग्रांटेड टू द फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ वाइल इन सर्विस। डेथ ग्रेचुइटी तब मिलती है जब कोई एम्प्लॉय और ड्यूरिंग सर्विस पीरियड उसका डेथ हो जाता है तो उसको फैमिली को डेथ ग्रेचुइटी दिया जाता है। इफ ए रेलवे सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस द अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेचुइटी शैल बी पेड टू द फैमिली इन द मैनर इन द टेबल बिलो। यहाँ कह रहा है कि एक वैसे एम्प्लॉय जो अपने सर्विस पीरियड के दौरान यदि उसका डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को जो ग्रेचुइटी मिलेगा, डेथ ग्रेचुइटी, वो किस बेस पर और कैसे मिलेगा, जो देखिए यहाँ पर कहता है लेंथ ऑफ सर्विस एक कॉलम में और दूसरा कॉलम में रेट ऑफ ग्रेचुइटी, यानी जो रेट ऑफ ग्रेचुइटी होगी वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ सर्विस पर। यानी लेस देन 1 ईयर, यदि किसी एम्प्लॉय का जो सर्विस पीरियड वो 1 साल से कम हुआ है तो 2 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स, यानी 2 टाइम्स उसको इमोल्यूमेंट्स दिया जाएगा यदि उसका सर्विस पीरियड 1 ईयर से कम है। 1 ईयर और मोर बट लेस देन 5 ईयर, यदि 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम हो तो 6 टाइम ऑफ इमोल्यूमेंट्स दिया जाएगा। यानी उसको एक्सिट कितना, मतलब मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 20 लाख। तो 20 लाख का कितना डिपेंड करता है कि यदि कोई 1 साल से कम सर्विस किया है तो उसको 2 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स दिया जाएगा, यानी उसका 2 टाइम्स 20 लाख का। और कोई यदि 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम किया हो तो उसको 6 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट दिया जाएगा। और कोई 5 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स, और कोई है जो 5 ईयर से ज़्यादा और 20 ईयर से कम किया है तो उसे 12 टाइम्स ग्रेचुइटी दिया जाएगा, डेथ ग्रेचुइटी उसके फैमिली को। ओके, अब 20 ईयर्स और मोर, और अधिक कोई सर्विस पीरियड जिसका 20 ईयर से ज़्यादा हो गया है तो उसे हाफ ऑफ इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स इमोल्यूमेंट्स प्रोवाइडेड शैल बी अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेचुइटी शैल इन नो केस एक्सीड 20 लाख। यानी कोई 20 साल की अवधि पूरा कर चुका है तो उसे 33 टाइम्स उसका इमोल्यूमेंट्स दिया जाएगा। ओके, चलिए अब है फार्मूला फॉर नॉन रनिंग स्टाफ। अब नॉन रनिंग स्टाफ जैसे कि अकाउंट्स वाले हो गए, पर्सनल वाले हो गए, ये सब नॉन रनिंग स्टाफ हैं, है ना। रनिंग स्टाफ में कौन कौन आते हैं? जैसे कि गुड्स गार्ड हो गया, लोको पायलट हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, पैसेंजर गार्ड्स हो गए, ये सब सारे रनिंग स्टाफ में आते हैं। कहता है कि जो नॉन रनिंग स्टाफ है उसका ग्रेचुइटी कैसे निकाला जाता है? देखिए यहाँ पर ग्रेचुइटी इक्वल टू लास्ट बेसिक पे, यानी उसका जो लास्ट बेसिक पे जो प्लस DA इंटू क्वालिफाइंग सर्विस बाई 2। यानी मान लीजिए उसका लास्ट बेसिक पे 10,000 रुपया है सपोज, और प्लस उसमें DA जोड़ दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो उसका क्वालिफाइंग सर्विस है, कितना साल तक उस सर्विस किया है, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपको ग्रेचुइटी निकल जाएगा। ओके, कहता गवर्नमेंट ड्यूज इफ एनी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिटायरमेंट कि रिटायर्ड सर्वे एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर RELHS 97 will be provided with all medical facilities as for serving employees. दिस इंक्लूड्स। अब RELHS का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि यदि कोई पर्सन रिटायर कर चुका और कोई अभी सर्विस में है तो जो सर्विस में है उसको जो बेनिफिट RELHS का मिल रहा है, जितनी सुविधाएं उसको मिल रहा है उतनी ही सुविधाएं रिटायरमेंट वाले पर्सन को भी दिया जाएगा। ओके, चलिए अब एक नज़र अर्पण पर डालते हैं कि व्हाट इज़ अर्पण। तो अर्पण का जो फुल फॉर्म होता है वो है कि एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। एक्चुअली में अर्पण है क्या कि इसको मीनिंग पहले समझते हैं कि इन देवनागरी लैंग्वेज अर्पण मीन्स ऑफरिंग, यानी ऑफरिंग कर रहा, ऑफर कर रहा। यानी ये क्या है? तो ये ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। अर्पण क्या है? तो ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर रेलवे पेंशनर एंड प्लेटफॉर्म फॉर एराइजिंग सजेशन एंड ग्रीवांसेस टू द पेंशनर्स। यानी ये ऑनलाइन एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिस पर कि
कोई पेंशनर है उस पर अपने जाकर अपने ग्रीवांसेज को या सजेशन को उस पर लिखता है और उसको बेनिफिट दिया जाता है। यानी अर्पण बेसिकली ये ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है कि यदि हमको किसी भी प्रकार की सुविधाएं चाहिए मेडिकल से संबंधित तो वो उसमें अपना ग्रीवांसेज या सजेशन लिखता है और उससे बेनिफिट लेता है। नेक्स्ट है द वेबसाइट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पेंशनर्स अकाउंट डीए रेट्स कोर्ट्स मैनुअल रूल्स एंड रेगुलेशन इन कनेक्शन विथ पेंशन। यानी डियर फ्रेंड्स कहने का सेंस ये हो रहा है ना कि अर्पण के तहत ये तो ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ही, साथ ही ये जितने भी तरह के डीए वगैरह हैं, रेट्स कोड एंड मैनुअल है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सारा चीज़ को इसमें ये किया जाएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं कि ईच पेंशनर इज गिवन लॉगिन आईडी फैसिलिटी अलोंग विथ सेल्फ क्रिएटेड पासवर्ड। और इसमें जितने भी पेंशनर होते हैं जो अर्पण का सुविधा लेना चाहते हैं उन्हें एक आईडी लॉगिन आईडी प्रोवाइड किया जाता है और उसका वो सेल्फ क्रिएटेड पासवर्ड बनाया जाता है और इस पासवर्ड और लॉगिन आईडी का यूज करके वो अर्पण का लाभ लेते हैं। अर्पण इज एन e-government initiative of Ministry of Railway to enhance efficiency to transparency in pension payment and greatly benefits 13.5 lakh pensioners and railway administration which incurs an expenditure of Rs 30,000 crore on pension per annum। डियर फ्रेंड्स यहाँ कनेक्शन से हो रहा है कि अर्पण जो है ना वो ई गवर्नेंस एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है ताकि जो पेंशनर है उन्हें उनके एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी को पेंशन पेमेंट जो है उसके ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और इससे जो है मतलब लगभग 13.5 लाख पेंशनर इससे बेनिफिट ले रहे हैं जिसका कि पर एनम खर्च 30,000 करोड़ रुपया आता है। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग RELHS देखे, पेंशन देखे, टाइप्स ऑफ पेंशन देखे, ग्रेचुइटी देखे, अर्पण देखे और यहाँ पर दो एक है PPO एंड PSA। तो PPO स्टैंड फॉर पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इसको भी याद रखिएगा। PPO एंड PSA पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड PSA पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो डियर फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखिएगा और ये आज का पेंशन का टॉपिक बस इतना ही तक। इससे जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंशन कब शुरू किया गया, कब RELHS को लाया गया, कब NPS को शुरू किया गया, किस RELHS के तहत पेंशनर और जो रिटायर पेंशनर और जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनको क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग ने इसके अंतर्गत देखे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डियर फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इससे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए जो नीडी हैं, जो मतलब कि अपेंडिक्स 3A का या 2A का या फिर 4 या LDCA का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। डियर फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।